हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था यूनिवर्स के बारे में। अब आज यूनिवर्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसी से आगे हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 25वां क्वेश्चन जो बेटा हमने डिस्कस किया था वो था द फर्स्ट मून लैंडिंग अकर्ड इन, है ना। पहली मून पर लैंडिंग कब हुई थी बेटा? 1969 में हुई थी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डाइंग स्टार ऑफ्टन बिकम, है ना। कोई भी जो मरता हुआ तारा है वो क्या बनता है ना। तो बेटा डाइंग स्टार की बात करते हैं तो एस चंद्रशेखर का नाम आता है। किसका नाम आता है? एच चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर वो व्यक्ति थे जिन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार को डिस्क्राइब किया। किसे किया था? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार को डिस्क्राइब करने का काम किसने किया था बेटा? एस चंद्रशेखर ने किया था। इन्होंने एक वैल्यू बना दी थी जिसे इन्होंने बोला चंद्रशेखर लिमिट। इसकी वैल्यू थी 1.44 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सन। मास ऑफ सन को बेटा अगर आप 1.44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। और अगर किसी भी स्टार का मास इस लिमिट से ज्यादा होता है तो वो पहले बनता है न्यूट्रॉन स्टार, देन बनता है ब्लैक होल। और अगर किसी भी स्टार का मास इस लिमिट से कम होता है तो वो क्या बन जाता है? व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है ना। तो इस हिसाब से देखें तो कोई भी मरता हुआ तारा क्या बन सकता है? इनमें से कुछ भी बन सकता है, ऑल ऑफ द अबव, है ना। वो डिपेंड करेगा उसके चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू पर। अगर चंद्रशेखर लिमिट से उसकी वैल्यू ज्यादा है तो पहले वो आपका बनेगा क्या? न्यूट्रॉन स्टार, एकदम फटता हुआ तारा। फिर क्या होगा? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट देने वाले ही यही थे चंद्रशेखर, याद रखिएगा, है ना। आपको लगता है कि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट स्टीफन हॉकिंस से दिया, बिल्कुल गलत है। इसे लिया एस चंद्रशेखर ने दिया। और व्हाइट ड्वार्फ की अगर हम बात करें, व्हाइट ड्वार्फ कब बनता है? जब किसी भी स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट से कम होता है, मतलब सन के मास से बहुत कम हो जाता है, तो ये वैल्यू जनरेट हो जाती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ स्टार इज द सन, है ना। सन किस तरह का स्टार है? व्हाइट ड्वार्फ, रेड जायंट, येलो ड्वार्फ, ब्लू जायंट। सन की अगर हम बात करें तो सन आपका किस कैटेगरी में फॉल करेगा? येलो ड्वार्फ में, है ना। क्यों? क्योंकि भैया ये आपका चंद्रशेखर लिमिट से इसकी कम वैल्यू हो जाती है, तो ये येलो ड्वार्फ प्लैनेट में आएगा, है ना। व्हाइट ड्वार्फ में नहीं आएगा। व्हाइट ड्वार्फ में वो प्लैनेट आते हैं जो काफी कम मास के होते हैं, है ना। और सन का जो वैल्यू है वो येलो ड्वार्फ में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, रेड जाइंट में सन एक स्टेज के बाद आएगा, तुरंत नहीं आएगा। तुरंत किसमें आएगा? येलो ड्वार्फ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मोस्ट गैलेक्सीज? जितनी भी गैलेक्सीज होते हैं उनका सेंटर क्या क्या होता है? अ ब्लैक होल, अ न्यूट्रॉन स्टार, अ व्हाइट ड्वार्फ, अ पल्सर। पल्सर आपका वो सेलेस्टियल बॉडी होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लगातार निकालता रहता है। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार बेटा आगे जाके ब्लैक होल बनता है। और व्हाइट ड्वार्फ तब बनता है जब वैल्यू चंद्रशेखर लिमिट से कम होती है। और ऊपर वाले दोनों तब बनते हैं जब वैल्यू चंद्रशेखर लिमिट से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मोस्ट गैलेक्सी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है ब्लैक होल, है ना। क्योंकि ब्लैक होल इतनी ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर समाये हुए होता है कि वो सेंटर बन जाता है ना। कोई भी चीज उससे पास नहीं कर सकती है, तो वो एकदम मिड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ? अर्थ के सबसे करीब जो स्टार है वो कौन सा है? सन नहीं है, सीरिस, अल्फा सेंचुरी, है ना। देखो एक आ गया अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सन, सीरिस, है ना। तो भैया यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। इसमें अगर देखा जाए तो आपका सन सबसे क्लोजेस्ट स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब स्टार जो है वो है आपका सीरिस। हाँ ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब कौन सा बेटा? सीरिस है। हमारे अर्थ के सबसे करीब कौन सा है? सन है, याद रखिएगा। इस सीरिस स्टार को डॉग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डॉग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, बहुत यूजफुल है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर ब्लैक होल बाउंड्री वेयर नथिंग कैन एस्केप, है ना। वो टर्म ब्लैक होल की बाउंड्री को कौन सा बोलते हैं
जहां से कोई भी चीज भाग नहीं सकती। इवन हॉरिजॉन सिंगुलरिटी एक्सक्रीशन डिस्क फोटोन स्फीयर, बेटा इसका है इवन हॉरिजॉन। इवन हॉरिजॉन वो एरिया होता है ब्लैक होल का जहां से उसके अंदर से कोई भी चीज एस्केप नहीं कर सकती, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है आपके, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, ये तो हमने पिछली क्लास में भी इस तरह की बात डिस्कस की थी। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? भाई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, वीनस। वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोलते हैं। खुली आंखों से आप इसे आराम से देख सकते हो, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो हमेशा ये चमकता रहता है। इसे गॉडेस ब्यूटी भी कहा जाता है, प्रेशर कुकर प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस प्लैनेट का होता है? तो वीनस का होता है। दैट्स व्हाई वी आल्सो ऑफ्टन कॉल्ड इट मॉर्निंग स्टार। ठीक है, बात करते हैं मार्स की, तो मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि भैया इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बेटा बात करते हैं तो अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसको एक बार ध्यान से पढ़ो। प्लैनेट विद द वाइडेस्ट सेट ऑफ रिंग, है ना, वो प्लैनेट जिसके चारों तरफ सबसे ज्यादा रिंग्स पाई जाती हैं, वो कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो बेटा इसमें आंसर हो जाएगा आपका सैटर्न। ठीक है, सैटर्न के पास सबसे वाइडेस्ट सेट ऑफ रिंग पाई जाती है ना, सबसे चौड़ी रिंग पाई जाती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़े बड़े छल्ले किसके पास पाए जाते हैं? सैटर्न के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटर्न। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स साइड, है ना, वो कौन सा प्लैनेट है जो अपने साइड पे रोटेट करता है? नेपच्यून, यूरेनस, वीनस, मार्स, है ना। तो ये नॉर्मल सारे प्लैनेट जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज से दो ही प्लैनेट घूमते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस, है ना। ठीक है, तो यूरेनस जो है ये अपने साइड पर रोटेट करता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो अलग कैटेगरी में रोटेशन चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट, है ना। प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से क्यों अलग कर दिया गया? भाई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बेटा क्यों अलग कर दिया गया? तो ये तो आपको पता ही है ना, मैंने अभी बताया भी था पिछले लेक्चर में। इट इज टू स्मॉल, इट डज नॉट क्लियर इट्स ऑर्बिट, इट हैज नो मून, इट इज टू फार अवे फ्रॉम द सन। भाई ये वाला लॉजिक तो बिल्कुल गलत है, भैया सन से बहुत दूर है, ऐसा कोई मून नहीं, ये भी गलत बात है। इसका मून थे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। इट इज टू स्मॉल, इट डज नॉट क्लियर इट्स ऑर्बिट, बहुत छोटा था, इससे कोई मतलब नहीं, इसके बाद अपनी खुद की ग्रेविटी नहीं थी और इसकी कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं थी। तो ये वाला जो है ये इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, तो बी वाला एकदम परफेक्ट है। पहला वाला जो है इज टू स्मॉल, ये फिट नहीं बैठता है ना। तो इस तरह से अगर आप चीजों को समझोगे तो बेटा आसानी से आ जाएगा। लेकिन दूसरा रीजन क्या है, ये छोटा तो था लेकिन इससे कोई मतलब नहीं कि इसका खुद की ग्रेविटी नहीं, है ना, इसकी ग्रेविटेशन फील्ड बहुत ही वीक थी, जिसके चलते हम इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर चुके हैं, है ना, बहुत पहले ही हम इससे प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। Which planet has the shortest orbit around the sun? So सन के चारों तरफ किस प्लैनेट की ऑर्बिट सबसे कम है, छोटी है ना भाई। सन आपके पास है तो सन के सबसे करीब जो होगा उसकी ऑर्बिट सबसे छोटी होगी, और सन से सबसे दूर जो होगा उसकी ऑर्बिट सबसे बड़ी होगी। सन के सबसे करीब प्लैनेट बेटा कौन सा है? मरकरी, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। तो नेपच्यून की ऑर्बिट सबसे बड़ी हो जाएगी और मरकरी की ऑर्बिट बेटा सबसे छोटी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब पेपर में बनते हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मरकरी। मरकरी को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ना। कॉस्मिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार, dust and gas bound together
बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड, है ना। स्टार डस्ट गैस को एक साथ ग्रेविटी अगर रोकती है तो ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है नेबुला, ऑप्शन बी गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रॉइड बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक होल। वही इनमें से वो क्या कहलाएंगे, है ना। तो क्या कहलाएंगे बेटा? कहलाएंगे आपके गैलेक्सी, है ना। स्टार डस्ट गैस अगर एक साथ जुड़ते हैं तो ये कहलाते हैं आपके, ओके क्लियर है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ ये आपके मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। जितना आप याद रखोगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत आराम से सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड मिल। ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ब्राइटेस्ट स्टार पोलरिस, सीरिस, बेलिटिग, रिगेल। तो भैया ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम इज सीरियस स्टार, इसे डॉग स्टार भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? डॉग स्टार भी बोलते हैं। तो ब्राइटेस्ट सबसे चमकदार जो होगा वो होगा आपका सीरीज, है ना। आपके आसपास में जो सबसे ब्राइटेस्ट सबसे चमकदार स्टार है वो है आपका सीरीज। सीरीज को आप डॉग स्टार के फॉर्म में भी जानते हो, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the closest galaxy to the Milky Way? मिल्की वे के सबसे करीब, सबसे नियर अबाउट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम, वर्लपुल, स्टॉम्बेरियो। तो भैया मिल्की वे के सबसे नियर अबाउट जो गैलेक्सी है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। क्या नाम है उसका? उसका नाम बेटा एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो हमारे मिल्की वे जो हमारी खुद की गैलेक्सी उससे सबसे नियर अबाउट गैलेक्सी है। इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ गैलेक्सी इज मोस्ट कॉमन इन द यूनिवर्स, है ना। किस तरह की गैलेक्सी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है? ज्यादातर जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं वो बेटा स्पाइरल शेप में होती है, ऐसे गोल 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 घूमती रहती। तो किस तरह की गैलेक्सी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पाई जाती है? स्पाइरल, है ना। स्पाइरल होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिख गया है। आंसर क्या होगा बेटा? स्पाइरल। याद रखिएगा, स्पाइरल टाइप की गैलेक्सीज हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। द टर्म नेबुला, नेबुला जो टर्म है वो क्या डिफाइन करता है? ये सब पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेबुला, ठीक है। अ न्यू स्टार, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, कोलैप्स स्टार, ब्लैक होल। तो भैया ब्लैक होल तो खत्म होता हुआ स्टार होता है, कोलैप्स स्टार भी वही होता है, तो ये सी और डी तो चले गए। अ न्यू स्टार, है ना, तो इसका आंसर है क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, है ना। ये इसका भी आंसर एकदम सही है। इसको बोलते हैं नेबुला, निहारिका हिंदी में बोलते हैं। क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट, गैस और डस्ट के जो क्लाउड्स होते हैं वो कहलाते हैं नेबुला, ठीक है। व्हाट इज द सन आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड, है ना। सन की जो सबसे बाहरी परत होती है बेटा हम उसे क्या बोलते हैं, है ना। मैं कई बार बता चुका हूं, आपको पता भी है ना। ऑप्शन है आप कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। तो भैया सन की जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो कोर होती है ना। और सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है कोरोना, है ना। फिर आता है आपका फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर। याद रखिएगा ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो आपके सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है आपकी कोरोना। उसका ही टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आप खोल तो जाते हैं, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत अच्छा सा और शानदार सा क्वेश्चन है ना। विच प्लैनेट इज ऑफ्टन कॉल्ड अर्थ ट्विन ड्यू टू इज सिमिलर साइज, है ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस प्लैनेट को कहा जाता है ना। तो अब पृथ्वी की जुड़वा बहन ट्विन, पृथ्वी जैसा सिमिलर साइज किस प्लैनेट का है? हमारा बेटा ऑप्शन है वीनस, मार्स, मरकरी, नेपच्यून, है ना। तो भाई अक्सर हमको लगता है कि अरे मार्स होगा, मार्स होगा, है ना। हम लोग मंगल ग्रह जाने की बात करते हैं, तो पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो मार्स है ना। लेकिन अगर हम ट्विन सिस्टर की बात करें तो वो वीनस है ना। पृथ्वी जैसी डेंसिटी, पृथ्वी जैसी डेंसिटी किसकी है? आपकी मरकरी की है। पृथ्वी की हमारे अर्थ की डेंसिटी अगर 5.52 है तो मरकरी की है 5.43। तो याद रखिएगा अगर हम अर्थ से कंपेयर करेंगे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनेंगे।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तभी समझ सकते हो जब आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले पढ़ रखे हैं। तो मैं हर तरह के क्वेश्चंस आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। अब क्या है, हम यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि देखो, थ्योरी तो तुम कितना भी पढ़ लो, याद होना मुश्किल होती है, लेकिन जब तुम उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, सारे क्वेश्चन फटाफट दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, बार बार देखो, तभी क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा। अब अर्थ की, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है बेटा? किसे कहा जाता है? वीनस को। किसे कहा जाता है? वीनस को। वीनस की और खास बात क्या है? सबसे गर्म प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सबसे गर्म प्लेनेट वीनस, और सबसे ठंडा प्लेनेट यूरेनस, है ना। सेकंड और सेकंड लास्ट दोनों सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं। जबकि सबसे ज्यादा ठंडा होना चाहिए सबसे लास्ट को, लेकिन सेकंड लास्ट सबसे ठंडा होता है। सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए सबसे नियर प्लेनेट को, लेकिन वो दूसरा वाला सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो आपको दिमाग में बिठा के रखने पड़ेंगे। अगर तुमने इसको बिठा के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। बेटा क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं, व्हाट डू साइंटिस्ट कॉल द बाउंड्री बिटवीन सोलर विंड एंड इंटरस्टेलर स्पेस? तो भैया सोलर विंड और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ऑप्शन है क्यूपर बेल्ट, ओर्ट क्लाउड, हेलियोपॉज, मैग्नेटोस्फीयर। बेटा चार ऑप्शन आपको दिए हैं और चार ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका सी, हेलियोपॉज, उस बाउंड्री को कहते हैं, है ना। सोलर विंड और इंटरस्टेलर के बीच की जो बाउंड्री होती है ना, सोलर विंड और इंटरस्टेलर के बीच की जो बाउंड्री है ना बेटा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं हेलियोपॉज। अपने आप ही भागा जा रहा है। तो हम बोलते हैं बेटा हेलियोपॉज। क्या बोलते हैं बेटा? हेलियो। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आप लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम? है ना, हमारे सोलर सिस्टम में किसके पास सबसे ज्यादा वोल्केनो है? किस प्लेनेट के पास? ठीक है, अर्थ, लो, मार्स, वीनस। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव बॉडी इनमें से सोलर सिस्टम की कौन सी है। ठीक है, मोस्ट, सबसे ज्यादा, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस क्या होता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा है। तो याद रखिएगा, आयो जो है वो सबसे ज्यादा वोल्केनिकली एक्टिवली बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम की। ये एक आपका छोटा सा स्टार है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूपर बेल्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड विच प्लैनेट? तो भैया क्यूपर बेल्ट किस प्लैनेट के आगे पाई जाती है? यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर, आपका चार प्लैनेट है। तो इनमें से किसके आगे आपकी क्यूपर बेल्ट पाई जाती है, ये पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है और आप क्या करते हो, आप इसमें कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है बेटा? नेपच्यून। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून, और नेपच्यून के आगे आपको कौन सी बेल्ट मिलेगी? क्यूपर बेल्ट, है ना। देखो आपका सन है, ठीक है, मार्स, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तुम्हारा जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून। यहाँ पे जुपिटर आ गया, ये सैटर्न आ गया, यूरेनस आ गया, और यहाँ पर क्या बेटा? ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा बेटा क्या? यहाँ पे आपको मिलेगी एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या मिलती है बेटा? एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। किस तरह की बेल्ट मिलती है बेटा? एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। और इस जगह पर आपको कौन सी बेल्ट मिलेगी बेटा? क्यूपर बेल्ट मिलेगी। किस तरह की बेल्ट मिलेगी बेटा? क्यूपर बेल्ट। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट में बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में, क्यूपॉइड बेल्ट जो होती है वो उसके दूसरे तरफ होती है, इसके नेपच्यून के आगे होती है। इसको ध्यान रखिए, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। वॉज कॉज अ शूटिंग स्टार, है ना, जो शूटिंग स्टार होता है वो किस वजह से जनरेट होता है, ये पूछा जा रहा है ना। तो ऑप्शन था बर्निंग स्टार, अ मेटेओराइट एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर, अ सैटेलाइट, अ कॉमेट, है ना भाई। शूटिंग स्टार तब होता है जब कोई मेटेओराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, बहुत तेजी से वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लगती है, और क्या कहलाता है बेटा, शूटिंग स्टार कहलाता है ना। शूटिंग स्टार का जो फिनोमिना है हमारे एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर में देखने को मिलता है, मेसोस्फीयर, है ना। बहुत तेजी से, है ना, कोई भी एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से अर्थ की तरफ चला आ रहा है, बहुत स्पीड में, है ना। अचानक से वो क्या करता है, वो तीसरी लेयर में डस्ट के बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे ही उसमें एंटर करता है तो डस्ट पार्टिकल से फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या होता है बेटा, आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार आपका नॉर्मली तब कब बनता है, जब कोई मेटेओराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और फोर्थ लेयर में आता है, तो थर्ड लेयर में आता है। थर्ड लेयर कौन सी होती है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में ज्यादातर ये घटना हमें बेटा देखने को मिलती है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। What are the icy bodies that orbit of the sun, that orbit the sun and develop tail when they come close, है ना। तो वो बॉडीज जो सन के पास आती है तो उसके चारों तरफ टेल्स बन जाते हैं, मिटियोर, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, स्टार। तो टेल वाला जो होता है वो कॉमेट होता है ना। हेले कॉमेट, हेले कॉमेट आपने अक्सर देखा है ना, 84 साल में एक बार दिखता है ना। तो ज्यादातर वो बॉडीज जिनके पीछे टेल होती है वो कौन से कहलाती है, वो कहलाते हैं कॉमेट्स। और कॉमेट्स नॉर्मली आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के अंतराल बार बार देखने को मिलते हैं। इनका जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो सन से दूर होती है, याद रखिएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमेट्स। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। विच सेलेस्टियल इवेंट्स मार्क द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, है ना भैया, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डे इनमें से कौन सा होता है। तो बेटा इक्विनॉक्स जो होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है। सोलेसाइड जो होता है कब होता है, जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है, और सबसे बड़ा दिन यहाँ पे मार्क होता है। एक्लिप्स मतलब ग्रहण होता है, या तो अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, या मून और अर्थ के बीच में सन आ जाता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रहण बोल देते हैं। कंजक्शन, ये पोजीशन भी सन, मून और अर्थ की होती है, लेकिन अपोजिट पोजीशन होती है, इसमें कोई ग्रहण वहण नहीं मिलता, लेकिन ग्रेविटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तो बेटा सबसे बड़ा जो दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, वो आपको कब देखने को मिलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। सारे पॉइंट्स जब तक आप दिमाग में क्लियर नहीं रखोगे बेटा, तो आपको चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी, है ना। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट बिलीव टू हैव एग्जिस्ट 300 मिलियन ईयर अगो। स्टार्टिंग में जब हम अर्थ की ओरिजिन की बात करते हैं तो हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका क्या नाम था, गोंडवाना, पेंजिया, लॉरेशिया, रोडिनिया। बेटा एक सुपर कॉन्टिनेंट था हमारे पास जिसका नाम था पेंजिया। पेन मतलब ऑल, जिया मतलब होता है लैंड, सारा लैंड एक तरफ था, जिया मतलब होता है लैंड, पेन मतलब होता है ऑल, तो सारा का सारा लैंड एक साथ था, तो इसने बोल दिया था पेंजिया। तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, पेंजिया, और एक सुपर ओशियन था जिसका नाम था पैंथालासा। ओशियन का नाम क्या था बेटा, पैंथालासा। ठीक है, तो पेंजिया और पैंथालासा का ये कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर आता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। एक सुपर कॉन्टिनेंट हमारे पास था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, धीरे धीरे जब ये कॉन्टिनेंट टूटा तो गोंडवाना और लॉरेशियन आइलैंड में टूटा। ठीक है, नॉर्थ वाला लॉरेशियन आइलैंड, साउथ वाला गोंडवाना, और इसके बीच में बेटा क्या आ गया, टेथिस सी। इस थ्योरी को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा हमारे पास स्टार्टिंग में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, का नाम था पेंजिया। पेंजिया टूटा दो हिस्सों में, तो आपका लॉरेशियन आइलैंड और गोंडवाना बना। इसके बीच में एक वाटर बॉडी तैयार हुई,
इस वाटर बॉडी को हमने क्या बोल दिया बेटा, इस वाटर बॉडी बोलते हैं सेथिस सी, सेथिस सी। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखने वाला है, जितना आप इसे ध्यान रखोगे आपके लिए उतना अच्छा है। What phenomenon occurs due to the sun magnetic activities create beautiful light in the sky? है ना, अक्सर क्या होता है कि जब सन की सोलर फ्लेयर आपकी मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेजी से एंटर करती है ना, तो एक मैग्नेटिक एक्टिविटीज जनरेट होती है और जिसकी वजह से बहुत कलरफुल लाइट्स जनरेट होती है, ब्यूटीफुल लाइट जनरेट होती है हमारे एटमॉस्फेयर की फोर्थ लेयर में, है ना, आइनोस्फेयर में, है ना, और उसका नाम होता है क्या बेटा, अरोरा। जब ये अरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है तो हम इसे बोलते हैं अरोरा बोरेलिस, और जब यही अरोरा हमें सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है तो हम इसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये अरोरा होते हैं, ये क्या होते हैं, कलरफुल लाइट्स होती हैं जो बेटा हमको कहाँ देखने को मिलती है, हमको पोल्स में देखने को मिलती है, आइदर इन नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। ये ज्यादातर स्काई में किस एरिया में देखने को मिलती है, पोल्स पर, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, अरोरा। नॉर्थ पोल में मिलेगा तो अरोरा बोरेलिस, साउथ पोल में मिलेगा तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसे याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बेटा समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।